Hello guys, महावीर जहांगीर here. Today we will start with the geography subject. Geography यानी भूगोल. और भूगोल में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो द सोलर सिस्टम, meteors एंड कॉमेट्स, ये हम कवर करेंगे इस लेक्चर में. एंड एक्लिप्सेस के लिए हमें अलग से एक लेक्चर चाहिए होगा, वो हम अलग से लेक्चर एक बना देंगे उसके लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ज्योग्राफी में सबसे पहले समझते हैं कि ज्योग्राफी जो वर्ड है ये कहाँ से आया है. तो ज्योग्राफी वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, जो कि इसको यूनानी भी कहते हैं, ग्रीक को यूनानी कहते हैं हिंदी में. तो ये इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. और ग्रीक वर्ड में ये क्या था, ये इसको बोलते थे जोग्राफिया. तो जोग्राफिया को हम समझते हैं सबसे पहले. जोग्राफिया ग्रीक में देखो इसको दो जो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है. तो ग्रीक में अगर बात करें तो इसका एक तो वर्ड था जियो और एक था ग्राफिया. तो उसी का इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करें तो जियो का जियो होता है और इसका मतलब होता है कि अर्थ या सरफेस. जियो का मतलब होता है, इंग्लिश का जो वर्ड जियो है उसका मतलब होता है अर्थ या सरफेस. हिंदी में कहें तो पृथ्वी या धरातल. और ग्राफी जो है वो जो ग्रीक में ग्राफिया जो था उसको यहाँ इंग्लिश में होता है ग्राफी. तो इसका मतलब होता है स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये ज्योग्राफिया वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है ना. तो ग्रीक वर्ड है, तो ये ग्रीक से जब इंग्लैंड गया, मतलब जो प्रोनाउंस होते होते जब इंग्लैंड पहुँचा तो उसको ज्योग्राफी बोलने लग गए. तो वर्ड तो एक ही है, थोड़ा उसमें प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है. तो अब इसका कंबाइन अगर हम बात करें, कंबाइन इसका मतलब क्या होगा, तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ द अर्थ और सरफेस. तो आगे हम देखते हैं ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या है. तो ये स्टडी जो है, स्टडी यानी किसकी स्टडी. तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. देखिए व्हाट टू स्टडी. तो यहाँ पे सेलेशियल बॉडीज जो होती है, यानी कि हम कहें खगोलीय पिंड कह सकते हैं, खगोलीय पिंड. तो खगोलीय पिंड जो है उनकी स्टडी करनी है. यानी पिंड में कौन कौन आते हैं, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है. ठीक है, ये सब जो है खगोलीय पिंड में आते हैं. और स्टडी एक तो इसकी करनी है, एक स्टडी करनी सरफेस जो होता है अर्थ का, या फिर ये अलग अलग जो डिफरेंट बॉडीज है उनका. और फिर है फिजिकल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट जो है, ये पीपल यहाँ के जो लोग रहते हैं अलग अलग यहाँ अर्थ पे या दूसरी जगह पे, और प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सारा हम स्टडी करेंगे. ये सबका स्टडी जो है वही है ज्योग्राफी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए हम जो है एक सीक्वेंस में जो है हमारा पूरा सिलेबस कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स की. यूनिवर्स के बाद में हम आएंगे स्पेस पे, और स्पेस से बाद में नेबुला, एंड फिर गैलेक्सीज एंड फिर स्टार्स, फिर सोलर सिस्टम और फिर अर्थ. यानी कि हम यूनिवर्स स्टार्ट कर रहे हैं. और इनसे देखो यूनिवर्स से छोटा होगा स्पेस से छोटा होगा नेबुला से छोटा होगा गैलेक्सी, और गैलेक्सी से छोटा स्टार जो है. और स्टार्स में एक जो हमारा सन भी एक स्टार है, तो उससे उसके जो अराउंड उसके चारों ओर जो अलग अलग प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो उसको कहते हैं सोलर सिस्टम. और उसमें एक है अर्थ हमारा. तो हम यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे और फाइनली धीरे धीरे अर्थ पर लैंड कर जाएंगे. ठीक है, तो यूनिवर्स को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स जो है इसकी ओरिजिन कैसे हुई. तो ओरिजिन ध्यान रखना, इसकी ओरिजिन कहते हैं कि एक बिग बैंग हुआ था. बिग बैंग जो है थ्योरी है एक. यहाँ पे देखिए जो है ये बिग बैंग थ्योरी है. बिग बैंग बोलते हैं इसको, महाविस्फोट बोलते हैं हिंदी में, महाविस्फोट. अब देखो विस्फोट अगर मैं कहूँ, विस्फोट का मतलब क्या हो, ओनली विस्फोट अगर कहूँ, यानी कि जैसे अगर हम कहें कि जैसे कुछ भी आप जो दिवाली के टाइम पे आप जो बॉम्ब जो है उसको आप जो है यहाँ पे जो उसको फायर करते हो तो वो विस्फोट होता है ना, विस्फोट. तो वैसे ये जो जॉर्ज लेमन्सरी करके एक जो साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि सारा जितना भी यूनिवर्स दिख रहा है ये सारा एक छोटे से मटर के दाने जितने से जो है भाग में पूरा ये समाहित था. ये इतना मटर के दाने जितना एक छोटा सा एक गोल गोल दाना था, उसमें सारा जो यूनिवर्स है उसी के अंदर था. और इसमें क्या था कि ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण से और हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट होने के कारण इसमें होता है ब्लास्ट होता है. और ये ब्लास्ट जो है, ये देखो यहाँ पे जो है, यहाँ से ये ब्लास्ट होगा. और ब्लास्ट होने के बाद में ये छोटे छोटे जितने भी जो कण होते हैं, ये जहाँ पर फैलेंगे ये सारे कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग बॉडीज़ को जो है बना देंगे. ठीक है, कोई सोलर सिस्टम बन जाएगा, कोई अलग सिस्टम गैलेक्सी बन जाएगा, कोई नेबुला बन जाएगा. ऐसे करके पूरे जितने भी आज हम देख रहे हैं, आज हम यूनिवर्स में या स्पेस में हम जितने भी स्टार्स, प्लैनेट्स जितने भी देखते हैं, सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज जितने भी देख रहे हैं, ये सारे के सारे बिग बैंग से ये है इनकी शुरुआत हुई है. ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, ये बिग बैंग है, यहाँ से बिग बैंग होता है और ये फिर बाद में यहाँ से फैलना स्टार्ट होता है. ये तो एक साइड का बता रही है, ये पूरे अराउंड चारों ओर होगा.
ऐसे 4 और होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज वगैरह है। गैलेक्सीज में हमारा एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो है हमारा जो है एक अर्थ है। तो ऐसे करके ये पूरा उनका स्ट्रक्चर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बिग बैंग हमारा क्लियर हो गया, तो बिग बैंग से स्टार्ट होगा यूनिवर्स। तो हम अब आते हैं यूनिवर्स पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझते हैं कि यूनिवर्स है क्या। यूनिवर्स जो है एक कलेक्शन ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी है। मैटर्स एंड एनर्जी जो उनको कलेक्टिवली यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स कहो या फिर कॉस्मोस कहो, दोनों एक ही बात है। यानी इसका मतलब हिंदी में मतलब होगा ब्रह्मांड। हम जो कहते हैं ब्रह्मांड, यानी उसमें यूनिवर्स को ही हम ब्रह्मांड कह रहे हैं। और ये इसमें मैटर्स भी होगा, एनर्जी भी होगी। मैटर्स जितने भी जो सेलेस्टियल या फिर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है, यानी जितने भी खगोलीय पिंड है, वो सभी उनको मैटर्स कहते हैं। जैसे कि स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है, नेबुलास जो हम आगे पढ़ेंगे, गैलेक्सीज जो पढ़ेंगे, तो ये सारे के सारे जो है ये मैटर्स में आते हैं। और एनर्जी यानी इन जितने भी ये बॉडीज़ है, जैसे यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे दूसरे कुछ प्लैनेट्स है, तो इनके बीच का जो गैप है, ये गैप जो है ये पूरा इसमें एनर्जी फ्लो करती है। एक एनर्जी इन सभी को आपस में बांध के रखती है, तो उसी को बोलते हैं एनर्जी। तो इसको देखो, इसको एक अलग नाम भी दिया गया है। इसको लोग बोलते हैं डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये कुछ नहीं, बस यही है। तो यूनिवर्स हम थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे देखिए, ये जो है यूनिवर्स कॉस्मोस। अब यूनिवर्स क्या है, ये जितने भी जो बॉडीज़ हैं यहाँ पे, ये अगर ये गैलेक्सी, ये नेबुला है, यहाँ पे कुछ गैलेक्सीज है यहाँ पे, ठीक है। उसी में एक गैलेक्सी जो है मिल्की वे है, उसमें हमारा जो है सोलर सिस्टम है। तो ये पूरा हम कहें ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में ध्यान रखना अर्थ भी आ जाएगा। अर्थ जो है हमारी पृथ्वी जो है, ठीक है, अर्थ इंक्लूड रहेगा। अर्थ को मिला करके जितने भी जो सेलेशियल बॉडीज़ है, यानी जितने भी खगोलीय जो है पिंड है, ये सब मिलाकर ये बनता है यूनिवर्स। अब आते हैं स्पेस पे। स्पेस को हम कह सकते हैं अंतरिक्ष, हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष सिर्फ सिंपल सा, देखो जो हमने अभी यूनिवर्स पढ़ा, यानी ब्रह्मांड के बारे में जो पढ़ा, सेम वही है, वही उसका डेफिनेशन। सिर्फ उसमें से अर्थ निकाल देना आपको, यानी यूनिवर्स माइनस अर्थ इज इक्वल टू स्पेस। समझते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आप जिसे अर्थ यानी पृथ्वी पे हो, यहाँ से आप जैसे सेट जो है किसी भी आप जो है आप जैसे दूरबीन लगा के किसी कोई बॉडी को देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, या फिर रात में सोते समय आप तारे वगैरह देखते हो, ठीक है, ये तारे वगैरह देखते हो। तो रात में आप जब भी देखते हो, आप जो देख रहे होते हो वो होता है स्पेस, होता है अंतरिक्ष को आप देख रहे होते हो। ये पूरा अंतरिक्ष है, ये पूरा अंतरिक्ष है, स्पेस है, इसको आप देख रहे होते हो। आप कभी भी यूनिवर्स को नहीं देख सकते, क्योंकि पृथ्वी को इंक्लूड करना पड़ेगा ना। बट पृथ्वी पे तो आप हो, यहाँ से तो आप देख रहे हो, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप अंतरिक्ष को देख रहे होते हो, यूनिवर्स को नहीं। कहने के लिए देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम सिर्फ जो है थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है नेबुला। और नेबुला क्या है, ध्यान रखिए। नेबुला कुछ नहीं, बस एक जाइंट क्लाउड होते हैं, बहुत बड़े साइज में एक क्लाउड होता है, एक बादल होता है। किसका बादल होगा? डस्ट का और गैसेस का, यानी धूल और गैसों का एक बादल होगा बहुत बड़ा। कहाँ पर होगा? स्पेस में, यानी अंतरिक्ष में हम जो देखते हैं पृथ्वी से। नेबुला को हिंदी में निहारिका कहते हैं। और नेबुलाज को जो है मदर ऑफ गैलेक्सीज भी कहते हैं। मदर ऑफ गैलेक्सीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी गैलेक्सीज बनते सारे नेबुलाज में ही बनते हैं। और नेबुला हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये नेबुला है, यानी ये दूर से देखने पर जैसे खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, दूर से देखोगे आप, अगर कुछ दूरबीन वगैरह यूज़ करोगे आप, तो उससे आपको देखो ऐसे कुछ हल्के से हल्के से बादल टाइप दिखेंगे, धूल उड़ने के। ये कुछ नहीं, ये नेबुलाज हैं। ये बहुत सारे होते हैं यूनिवर्स में, बहुत सारे, मतलब अनगिनत होते हैं, हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं। और ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम कहें तो इसमें देखो यहाँ पे ये पूरा सोलर सिस्टम आ सकता है इसमें। इससे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स आ सकते हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज आ सकती है इसमें, ठीक है, गैलेक्सीज बहुत सारी आ सकती है इसमें, ठीक है, हज़ारों गैलेक्सीज आ सकती है। तो ये इसी को कहते हैं नेबुला। नेबुलाज देखो धूल और गैस के कण होते हैं, लेकिन कुछ कारण से इनके अंदर जो है कुछ एक ये आपस में जो कण टकराते हैं, तो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स इनके अंदर निर्मित हो जाएगा और ये सिकुड़ने लगेगा। जब सिकुड़ने लगेगा तो ये जो अलग अलग कण हैं ये आपस में टकराएंगे और एक जो है ये कुछ सन या फिर प्लेनेट का निर्माण कर देंगे, ठीक है। तो नेबुलाज जो हम बात करें, तो जितने भी जो गैलेक्सीज है, यानी गैलेक्सीज की जो मदर होती है, और गैलेक्सीज में बनते हैं स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जितने भी हम जो हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, अर्थ कहें या फिर स्टार जो कि सन है, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं,
और गैलेक्सीज जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज सबकी जो मदर है वो नेबुला है कहीं ना कहीं। और आगे हम बढ़ते हैं गैलेक्सीज पे। गैलेक्सीज क्या है फिर? तो गैलेक्सीज कुछ नहीं, गैलेक्सीज ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स, यानी कि स्टार्स जो अलग अलग तारे होते हैं उनका बहुत बड़ी मात्रा में जमावड़ा है, उसी को कहते हैं गैलेक्सीज। तो आप देखते हो घर पे भी आप बहुत बार गैलेक्सीज की फोटोग्राफ्स वगैरह लगाते हो, तो यहाँ पे देखिए ये गैलेक्सीज है, और गैलेक्सीज में बहुत सारे देखो स्टार्स दिखेंगे आपको यहाँ पे, ठीक, स्टार्स भी दिखेंगे यहाँ पे, कुछ आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा लेकिन कुछ प्लैनेट्स भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। और इवन जो है हमारा, हम अगर कहें हमारा जो सोलर सिस्टम है ये कहीं ना कहीं यहीं पे कहीं या फिर यहाँ पे कहीं, हमारा सोलर सिस्टम भी कुछ गैलेक्सी का ही हिस्सा है। और हमारी जो गैलेक्सी है उसको बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे में हमारा जो है सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पर है? मिल्की वे में। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे मिल्की वे में हमारा गैलेक्सी है। और यूनिवर्स में अगर बात करें, यूनिवर्स में यानी कि यहाँ पे देखो यूनिवर्स जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ये वाला यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हो सकती है? यूनिवर्स में 10⁻11 जो है गैलेक्सीज हो सकती है गाइस, यानी बहुत बड़ा आंकड़ा, यानी 10 लिख के फिर यहाँ पे 11 जीरोस लगाइए, आप यहाँ पे 11 जीरोस लगाइए, तो जितनी ये संख्या होगी उतनी गैलेक्सीज है यूनिवर्स में। तो ये आई होप आपको गैलेक्सीज क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है कि नेबुलाज में जो होता है, नेबुलाज में फ्यूजन होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ आप देखिए, देखो नेबुलाज जो है, नेबुलाज में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए एक बार। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि देखो कुछ जो एटम्स जो होते हैं, यानी अणु जो होते हैं, अणु जो आपस में दो से अधिक अणु जो जुड़ जाएंगे आपस में, या 2-3-4 अणु जुड़ जाएंगे आपस में, जब ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन अगर जैसे कि हम कहें कुछ बम, जैसे बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग के टाइम पे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था, यानी कि जो है ये जो है स्प्लिट होते हैं यहाँ पे, टू और मोर एटम्स जो है आपस में एक साथ में जो स्प्लिट हो जाएंगे, दूर दूर भागेंगे, तो इसको कहते हैं फ्यूजन। तो जो यूनिवर्स का जो निर्माण हुआ वो तो हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन से, लेकिन अब जो क्या हो रहा है, वापस से जो हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है नेबुलाज में, जिससे हमारे जो डिफरेंट काइंड्स के जो है स्टार्स एंड प्लैनेट्स बन रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे ये सीक्वेंस है, देखो यूनिवर्स सबसे बड़ा, उसके नीचे स्पेस, उसके नीचे नेबुला, और उससे छोटा गैलेक्सी, उससे छोटा स्टार्स, सोलर सिस्टम, ऐसे। अब आते हैं हम स्टार्स पे। स्टार्स क्या होते हैं? तो स्टार्स कुछ नहीं, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, यानी खगोलीय पिंड है, ठीक है। अब इसमें आपको डिफरेंस इतने हैं स्टार्स में, ध्यान रखिए कि इसमें मोस्टली हाइड्रोजन जो होगी, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही होगी। इवन हम बात करें सूरज की, हमारा जो सन है उसमें भी आज हम अगर देखें तो जो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, और ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तभी तो एनर्जी जो है रिलीज होती है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होगा, जब ये आपस में जो कण टकराएंगे और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो है ध्यान रखना कि स्टार्स जो है, स्टार्स में आप खुद की एनर्जी होती है और खुद की लाइट्स होती है, ठीक है, इसीलिए इसको स्टार कहते हैं। प्लेनेट में ध्यान रखिए, प्लेनेट जो होगा यहाँ पे हम कहें, अगर ग्रह कहें, तो ग्रह में क्या होता है कि इसमें खुद की लाइट और खुद की एनर्जी नहीं होती, ये किसी दूसरे स्टार से जो है एनर्जी और लाइट्स जो है प्राप्त कर रहा होता है। जैसे कि हम अगर बात करें अर्थ की, अर्थ जो है एक प्लेनेट है। प्लेनेट क्यों है? क्योंकि ये इसकी खुद की लाइट और एनर्जी ये खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसको जो है जो दूसरे स्टार से एनर्जी लेनी पड़ती है, लाइट लेनी पड़ती है। तो ये सन जो है, सन एक स्टार है और ये इसको लाइट देता है, एनर्जी देता है, तो उसी से इसका काम चलता है, ठीक है। इसी से जो है ये बाद में चमकती भी है। तो ये हो गया स्टार्स। स्टार्स के बारे में आपको थोड़ा और ले चलूँ यहाँ पे डिटेल में। देखिए ये जो है ये सारे स्टार्स हैं जो चमक रहे हैं, खुद की लाइट्स है, ठीक है, ये सारे स्टार्स हैं। इवन ये भी स्टार्स है। और हम रात में जब सोते हैं, घर पर सो रहे होते हैं, तो भी आप जब खुले आसमान में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको जो दिखते हैं ज़्यादातर स्टार्स ही होते हैं। कुछ प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो किसी स्टार्स की उनके ऊपर रोशनी पड़ेगी और वो फिर रिफ्लेक्स होकर हमारे दिखेगा। तो कुछ प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्टार्स जो होगा वो टिमटिमाता हुआ आपको जो है नज़र आएगा पूरा। तो ये आई होप आपको स्टार्स क्लियर हो गया होगा। और स्टार्स की अगर हम बात करें तो ये एक गैलेक्सी में 10⁻11 जो है स्टार्स होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि 10⁻11 तो स्टार्स और गैलेक्सी की संख्या इतनी। यानी अगर स्टार्स का आप काउंट करने गए तो जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप, इतने सारे स्टार्स यूनिवर्स में अवेलेबल है, ठीक है। कितने भी जीरो लगाइए तो वो कमी है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि स्टार्स जो है उनकी संख्या काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है ये।
और अब आगे आते हैं सोलर सिस्टम पे। तो धीरे धीरे हम जो अर्थ पे लैंड हो जाएंगे, हम सोलर सिस्टम को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सोलर सिस्टम क्या है, इसको सौर मंडल कहते हैं, सौर मंडल हिंदी में। यानी सोलर सिस्टम क्या है कि सन और इसके अराउंडिंग जितने भी प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स जो घूम रहे हैं वो सब मिलकर के एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप जो फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, सन 8 प्लैनेट्स, यहाँ पे 8 क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। पहले 9 थे, अभी 8 हो गए हैं। और कुछ सैटेलाइट्स जो है, जैसे कि हमारे अर्थ का सैटेलाइट जो है वो है मून है, तो वैसे ही बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स है, मीटियोर्स है, कॉमेट्स होंगे, आगे लिखना भूल गया, कॉमेट्स आगे स्लाइड में डाल दूंगा। ये सब मिलकर के एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। और सन जो है ये एक स्टार है। जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक स्टार कौन सा है, सन। लेकिन सन के लिए उसका सबसे नज़दीक स्टार कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारा पृथ्वी का सबसे नज़दीक स्टार है सन, और सन का सबसे नज़दीक स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो आगे देखो, यहाँ पे हम सोलर सिस्टम को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है सोलर सिस्टम, और ये जो पिछला जो हमने लिखा था वही वाले यहाँ पे जो पॉइंट्स रिपीट किया गए हैं। तो सोलर सिस्टम में कौन होता है, एक तो सन होगा, 8 प्लैनेट्स होंगे, कुछ सैटेलाइट्स होंगे, एस्ट्रॉइड्स होगा, मीटियोर्स होगा और इन कॉमेट्स होंगे। ठीक है, ये सारे मिलकर के ये सोलर सिस्टम बनाते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सन का सबसे नियरेस्ट स्टार है। और अब देखिए, यहाँ पे जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये फोटो जो देख रहे हो, उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो है सोलर सिस्टम है क्या। यहाँ पे ये जो है, ये पूरा ये सन है, देखो ये जो है ये सन है, और यहाँ से ये रेडिएशन आता है, और पूरे सोलर सिस्टम जो है इसमें ये सन से एनर्जी जो है मिलती रहती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो नज़दीकी 4 जो स्टार हैं, इनको इंटरनल प्लैनेट्स कहते हैं। इंटरनल प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह। और ये जो है ध्यान रखिए, इनके नाम है, फर्स्ट वाले का नाम मरकरी, सेकंड वाला जो नाम है उसका वीनस, थर्ड वाला यानी हमारी जो अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी थर्ड है रैंक पे होती है, और उसके बाद में होगा मार्स यानी मंगल ग्रह। तो ये इंटरनल स्टार्स हैं। ठीक है, उनके बाद में ये जो बारीक बारीक जो दिख रहे हैं, ये इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स को हम हिंदी में कह सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, यही है एस्ट्रॉइड्स। और उसके बाद में ये आगे के जो 4 हैं, इसको कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। और इसमें जो ये वाला जो दिख रहा है सबसे बड़ा जो है वो है जुपिटर है, और फिर बाद में सैटर्न है यानी शनि है, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, और यूरेनस फिर उसके बाद में होगा तुम्हारा नेपच्यून। अब ध्यान रखना, यहाँ पे पहले जो ओल्ड बुक्स जो ज्योग्राफी के थे उसमें यहाँ पे कहीं प्लूटो करके एक स्टार होगा, तो प्लूटो को अभी स्टार नहीं माना गया है। प्लूटो को अभी ध्यान रखना ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है, क्योंकि प्लूटो की जो ऑर्बिट है यहाँ पे देखिए, और क्योंकि प्लूटो की जो ऑर्बिट है वो किसी और जो प्लैनेट के ऑर्बिट से जो है क्रॉस कर रही है, इसलिए प्लैनेट जो है उसकी जो डेफिनेशन क्या है कि उसकी जो ऑर्बिट है, यहाँ पे देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको, लाइंस जो दिख रही है ये इनकी ऑर्बिट होती है, यानी इससे इसको क्रॉस करके ये कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, ये सन के चारों ओर ये लाइन के ऊपर ही घूमते रहेंगे। तो ये ऑर्बिट है, इनविजिबल है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे किया गया है। तो ये ऑर्बिट जो होती है ये उनकी एक खुद की अपनी एक सेपरेट ऑर्बिट होनी चाहिए। ये जो है प्लेनेट के लिए डेफिनेशन में एक आता है। तो प्लूटो की जो ऑर्बिट जो थी वो जो है इसको नेपच्यून को क्रॉस कर रही, थोड़ा थोड़ा टच कर रही थी कहीं कहीं, इसलिए इसको जो है प्लेनेट नहीं माना गया, इसको अभी ड्वार्फ प्लेनेट बोल दिया गया। और अब ध्यान रखिए, यहाँ प्लूटो के आगे जो आगे क्विप, इसे बोलते हैं कुइपर बेल्ट, जो है कुइपर बेल्ट है, कुइपर बेल्ट। अब कुइपर बेल्ट में देखो इसको जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो पाए इसको बोलते हैं कॉमेट्स बोलते हैं। कॉमेट्स, इसको धूमकेतु बोलते हैं हिंदी में। तो ये कॉमेट्स कहाँ पे पाए जाएंगे? नेपच्यून के आगे जो कुइपर बेल्ट है उसमें कॉमेट्स पाए जाते हैं। और कॉमेट्स में ध्यान रखना जो है हेलीकॉमेट जो है, हेलीकॉमेट, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कलर, ये देखिए यहाँ पे जो है हेलीकॉमेट जो है ये 76 ईयर्स में सिर्फ एक ही बार दिखता है अर्थ से। और उसके बाद में एक शुमेकर लेवी जो है, जो कॉमेट जो है ये जुपिटर से टकराया था 1994 में। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, हेलीकॉमेट्स और शुमेकर लेवी 9 जो है ये भी कॉमेट है, ये दोनों के बारे में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनल एंड आउटर प्लैनेट्स जो है उनके बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखो इंटरनल प्लैनेट्स जो है यानी आंतरिक जो ग्रह जो है इनकी साइज जो है, साइज कभी भी छोटी होगी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज छोटी होगी और डेंसिटी अधिक होगी, यानी घनत्व अधिक होगा, ये बहुत कठोर होंगे ये। अब ये क्यों होंगे?
साइज छोटी क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी टू द सन, यानी कि सन जो है सूर्य से निकटता के कारण, सूर्य से निकटता होने के कारण क्या होता है कि साइज जो है, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट होंगे उसको सूर्य की जो है गुरुत्वाकर्षण बल यानी उनका जो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उनको अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है, आकर्षित कर लेगा। और इवन जो आप देखोगे इनका जो गैसियस कवर जो है, यानी यहाँ पे वायु का जो आवरण है ये भी या तो होगा ही नहीं या फिर होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ गैसेस जो है उनको सन अपनी तरफ खींच लेगा। और उसके बाद में क्या है कि सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट ध्यान रखें गाइस, जो है जैसे हम कहें अर्थ जो है हमारी जो पृथ्वी, उसका सैटेलाइट कौन सा है, मून है यहाँ पे, ठीक है। सैटेलाइट यानी कि ये एक कृत्रिम उपग्रह होता है। तो वैसे ही आप ध्यान रखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इनर प्लैनेट्स जो है उनके सैटेलाइट्स या तो होंगे ही नहीं या फिर बहुत कम होंगे, ठीक है, गैसेस कवर या तो होगा ही नहीं या बहुत कम होगा, ये इनर प्लैनेट्स के लिए। इसलिए आप देखोगे जितने भी ये 4 इनर प्लैनेट्स हैं उनके स्टार्टिंग के जो 2 हैं, जो कौन से, मरकरी एंड वीनस, जो इनके तो सैटेलाइट्स है ही नहीं। और अर्थ जो है हमारी जो पृथ्वी, उसका एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, और मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं। यानी सैटेलाइट्स कहने के लिए सिर्फ अर्थ और मार्स के हैं और वो बहुत ही कम है। और आगे अब आते हैं आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स में ध्यान रखिए गाइस, इनकी साइज जो है, साइज बड़ी होगी। साइज बड़ी क्यों होगी, क्योंकि ये जो है ये सन से बहुत दूर हैं। सन से बहुत दूर होने के बाद साइज जो है इनकी बड़ी होगी और डेंसिटी जो इनकी कम होगी। यहाँ पे उल्टा देखो, यहाँ पे ये जो है इंटरनल प्लैनेट से यहाँ पे इनका उल्टा हो रहा है। डेंसिटी कम क्यों होगी, क्योंकि साइज बढ़ गई है, गैसेस कवर इनका बहुत ज़्यादा है, गैसेस कवर बहुत ज़्यादा है, ठीक, इसलिए इनकी जो है डेंसिटी जो है कम हो जाएगी, घनत्व, क्योंकि जो छोटे मोटे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये इन्हीं से चिपके हुए रहेंगे और ये सन अपनी साइड में उनको नहीं आकर्षित कर पाएगा, इसलिए ये इनके ऑब्जेक्ट यहीं पर रहेंगे और इसलिए क्या होगा, इनकी जो है डेंसिटी जो है ये कम हो जाएगी। और फिर आते हैं गैसेस कवर। जो गैसेस कवर इनका बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सन से जो है दूरी है और सन इनके जो गैसेस जो इनको खींच नहीं पाता अपनी तरफ से। और फिर सैटेलाइट जो इनके आउटर प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ध्यान रखिए, आपको अगर क्वेश्चंस पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ हाईएस्ट सैटेलाइट्स, कि इनमें से कौन से, इनमें कुछ नाम दे देंगे आपको, इनमें से कौन से जो प्लैनेट जो हैं उनके सैटेलाइट्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आउटर प्लैनेट्स में जो दिया, अगर एक देते हैं इनमें से, बाकी सारे इनके इंटरनल प्लैनेट्स के, तो ऑब्वियसली जो आउटर प्लैनेट्स जो है उनके सैटेलाइट्स ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे सैटेलाइट्स के बारे में जान लीजिए। 67 सैटेलाइट्स, यानी सबसे हाईएस्ट अगर बात करें तो वो है जुपिटर के, और उसके बाद में 62 सैटेलाइट्स होते हैं किसके, सैटर्न के, यानी कि शनि के। और फिर आगे यूरेनस नेपच्यून के थोड़े कम हैं। और ये आई होप ये सोलर सिस्टम आपको जो है ठीक से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो सन है, सन के बारे में द स्ट्रक्चर जो है इनका सन का ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो नंबर 1 लिखा है कोर। सबसे पहले है कोर। कोर क्या है, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय फ्यूजन होता है। यानी यहाँ पे जो है 2 या 2 से अधिक एटम्स जो है ये आपस में जुड़ रहे हैं और एक बड़ा एटम्स बना रहे हैं। इसमें एनर्जी जो है ये निकलती है, रिलीज होती है। तो इसी से हमें जो हीट जो है, सन की हीट इसी से बन रही है। तो कोर नंबर 1 से अंदर अगर बात करें तो सबसे नीचे क्या है, कोर। उसके ऊपर का जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ये वाला इसको बोलते हैं रेडिएशन जोन, क्योंकि यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उससे यहाँ से रेडिएशन स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो ये रेडिएशन जोन कहते हैं इसको। 3rd नंबर पे ये जो है इसको कहते हैं कन्वेक्शनल जोन। और उसके बाद में जो ऊपर जो यहाँ पे जो आएगा ये फोटोस्फेयर, यानी कि ये सबसे बाहर की जो परत है, इसकी जो सॉलिड परत है, हम जो आंखों से देख पाते हैं, तो ये है फोटोस्फेयर। ये सन का सरफेस होता है, यानी सूरज का ये जो है ये सरफेस है, धरातल है। और यहाँ से ध्यान रखिए लाइट रेडिएशन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो हम देखते हैं खुली आंखों से, तो ये हमें सन का सरफेस दिखता है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखो ये जो है ये सन है, और यहाँ पे फोटोस्फेयर, यानी ये जो है देखो ये व्हाइट वाली जो लाइन दिख रही है, यानी सूरज की ये जो है एकदम ऊपर वाली परत। और फिर ऊपर हम आगे देखेंगे कि क्रोमोस्फेयर होगा, यानी ये सन के जो है ये जो यहाँ से जो हीट एमिट होती है, तो यहाँ वाली ये जो लेयर है, ये जो तीखे आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है क्रोमोस्फेयर है। और उसके ऊपर जो आगे और हीट वाले जैसे ये बादल टाइप बनेंगे, इसको बोलेंगे कोरोना। तो यहाँ पे देखिए ये 4th और 5th जो है क्रोमोस्फेयर अभी हमने देख लिया, यानी कि जो है फोटोस्फेयर के बाद में जो हीट यहाँ पे हल्की हल्की जो हीट क्रिएट हो रही है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। और उसके बाद में कोरोना जो होगा, ये सबसे जो ये आपको ग्रीन दिख रहा है, ये कोरोना है। ये अपर मोस्ट लेयर बोलते हैं, अपर सूरज की सबसे ऊपर की जो लेयर है, जो हीट की लेयर है, उसे बोलते हैं कोरोना। तो आई होप आपको सन के बारे में क्लियर हो गया होगा।
तो आज का हमारा जो है ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, यहीं पे फिनिश हो रहा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हमारा जो है एक्लिप्सेस जो है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।